लास्ट क्लास में हमने देखा था टोटल प्रोबेबिलिटी और आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं बेस थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका क्वेश्चन एग्जाम में ना आए और एटलीस्ट 4 मार्क्स का होना चाहिए। आउट ऑफ 40 अगर पेपर है तो आउट ऑफ 100 होता था तो पहले 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता था। पूरे वर्ड प्रॉब्लम्स रहते हैं, ठीक है, और आपको इवेंट्स फ्रेम करने पड़ते हैं और उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है। तो चलो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं कि बेस थ्योरम एक्चुअली कौन सी प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए बनाया गया है। तो ये सेम चीज जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी ना, लेट अस कंसीडर कि ये पूरा एक सैंपल स्पेस एस है, ठीक है, जो कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और इस सैंपल स्पेस के कुछ पार्टीशन किए हुए हैं हमने, जैसे कि E1, E2, E3 एंड सो ऑन अप टू En। तो उसके n पार्टीशंस हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी एक पार्टीशन की आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इट इज अ कंडीशन व्हेन गिवन दैट इवेंट ए हैज अकर्ड। मतलब कि अगर आपको ये निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of event A1, it is given that event A has occurred. Probability of E1 given A निकालना है अगर आपको, तो वो कितना होगा। तो E1 given A, ये इवेंट एक्चुअली कहां पर है, ये इवेंट यहां पर है। आप अगर एरिया वाइज देखोगे तो एक्चुअली ये पूरे सैंपल स्पेस में इस इवेंट का एरिया कौन सा है, वो ये वाला E1 given A। एक मिनट, मैं सॉरी गलत बोल रहा हूं, मैं करेक्ट बोल रहा हूँ। एक्चुअली ना ये इवन इंटरसेक्शन ए है। लेट मी करेक्ट, ये इवन इंटरसेक्शन ए है, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गिवन ए निकालना है, ठीक है। यस, एक्चुअली इट इज करेक्ट, मैं जो बोल रहा हूँ वो करेक्ट है। ये इवन गिवन ए है और इवन इंटरसेक्शन ए है, बोथ इज करेक्ट। ओके, सो अगर मुझे इस रेड वाले रीजन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो कितना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A। मतलब कि वही रीजन जो अभी मैंने हाईलाइट किया, दैट इज प्रोबेबिलिटी, दैट इज E1 इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A मतलब कि जो पूरा गिवन है, जो जो आपका वो इलिप्टिकल शेप वाला जो रीजन है ब्लू कलर का, वो है, ठीक है। तो आपको ये निकालना पड़ेगा। क्लियर ये चीज। अब यहां पर ध्यान दो, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, जस्ट रिकॉल करो प्रीवियस क्लास का लास्ट टॉपिक, दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टोटल प्रोबेबिलिटी में निकाला था और उसके एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। वो फॉर्मूले से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या आई थी, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई into probability of A given EI, ये आया था, where I is equal to 1 to n। आया समझ में। और दूसरी चीज ये कि ये जो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A, ये जो आपको E1 इंटरसेक्शन A, ये जो आपको दिख रहा है, आप इसको क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1, ये भी आप उसको लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं, वो मल्टीप्लीकेशन रूल जो है प्रोबेबिलिटी का, उससे लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप फिगर देखोगे तो वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे निकला है। ओके, तो ये जो आपका फॉर्मूला डिराइव हुआ, दिस फॉर्मूला इज नोन एज बेस थ्योरम। समझ में आया। अगर आपको याद रखना है ना, तो आप इसको कैसे याद रखो, यहां पर लिख भी लो, ज्यादा बेटर होगा। प्रोबेबिलिटी लिख लो, बेस थ्योरम हेडिंग डालो, और जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं ना, उस फॉर्मूले को बस नोट डाउन कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A is equal to probability of E1 into probability of A given E1 divided by
वो समेशन मैं हटा दे रहा हूं और उसकी जगह पे मैं उसको एक्सपांड करके लिख दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, मतलब कि जो न्यूमरेटर था वही आएगा जब I इज इक्वल टू 1 लिखोगे तब, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, ये हो जाएगा। फर्दर अगर थर्ड पार्टीशन भी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3, ये हो जाएगा। समझ में आया? तो ये जो फॉर्मूला भी मैंने लिखा, एंड सो ऑन, एक्चुअली यहां पर एंड नहीं हो रहा है, एंड सो ऑन है, जितने पार्टीशन से उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा, दिस फॉर्मूला इज नोन एज बेस थ्योरम। क्लियर हुआ ये चीज? याद रखना। अब इसमें और क्या याद रखना है पता है? इसमें और आपको ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में जब भी जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने बोलेगा उसको आप हमेशा क्या लोगे? इवेंट E1 लोगे, और उसके जो एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव पार्ट्स होंगे दैट विल बी E2 एंड E3 एंड सो ऑन। मैं एक बार एग्जांपल से बताता हूं। जैसे कि मान लो मैंने एक डाइस को रोल किया, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर? अगर ये पूछ रहा है कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इवन नंबर आना मेरा इवेंट E1 हो जाएगा, गेटिंग एन इवन नंबर। तो इवेंट E2 आप अपने आप डिफाइन कर सकते हो, उसका एग्जॉस्टिव पार्ट होगा, तो क्या होगा वो? गेटिंग एन ऑड नंबर। समझ में आया ये चीज? एक और एग्जांपल से बताता हूं। मान लो एक बैग में 3 कलर की बॉल्स हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। अगर आपको बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, तो आपका इवेंट E1 क्या होगा? गेटिंग रेड बॉल। तो E2 और E3 क्या होगा? अपने आप समझ जाओगे आप, उसका एग्जॉस्टिव पार्ट, मतलब गेटिंग सर ग्रीन आपकी एंड आवाज गेटिंग नहीं आ रही है। ब्लू। समझ में आया ये चीज? तो इस तरह से आपको इवेंट E1 समझना पड़ेगा, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना, दैट इज योर इवेंट E1। रेस्ट ऑफ द एग्जॉस्टिव पार्ट्स आर द E2, E3 एंड सो ऑन। क्लियर ये चीज? दूसरी चीज जो आपको क्वेश्चन में समझनी है, वो ए कौन सा इवेंट है वो समझना पड़ेगा। वो ए जो है ना, हमेशा उसमें गिवन वर्ड यूज होगा। याद रखना, हमेशा जो वर्ड प्रॉब्लम है वहां पर जहां पर भी गिवन वर्ड स्टेटमेंट उसने यूज किया ना, मतलब आपको उस चीज को इवेंट ए डिफाइन करना है। क्लियर? तो ये दो चीजें क्लियर। तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा, वो स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है, और कभी भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जो ऑनलाइन में बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा है क्या? अनुष्का, ओम, Yes, sir. अमर? Yes, sir. Yes, sir. ओके। यस सर। सो क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। सबसे पहले अपनी बुक में देखना, मैं 1 मिनट कॉपी कर रहा हूं स्क्रीन पे इस क्वेश्चन को। देखो कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना। पहले तो ना एकदम ब्लैंक माइंडेड होते हुए पढ़ो। देखो, a bag contains 4 red, अभी कुछ सोचो मत फॉर्मूला और के बारे में, बस सिचुएशन समझो। a bag contains 4 red 4 black balls, ठीक है। हमने एक रफ में एक बैग बना लिया, इस बैग के अंदर हमारे पास क्या है? 4 रेड है और क्या है? 4 ब्लैक है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है? अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। तो एक और बैग बना देते हैं। तो सपोज यहां पर हमने एक और बैग बना दिया, और इस बैग में क्या क्या है? 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है? वन ऑफ द 2 बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम, मतलब दोनों में से कोई एक बैग सेलेक्ट हुआ। एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, और उसमें से एक बॉल निकाले, ठीक है। विच इज फाउंड टू बी रेड, विच इज फाउंड टू बी रेड, विच इज फाउंड टू बी रेड इज, इट इज गिवन, it is given that the drawn ball is a red ball, तो
तो ये जो गिवन है उसको हमको इवेंट ए लेना है, मैंने समझाया था। तो यहां आपको मिल गया इवेंट ए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो आपको क्या, किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो फर्स्ट बैग से निकली है। समझ में आया? तो ये हो गया आपका इवेंट E1। तो फर्स्ट बैग से निकलना E1। तो E2 क्या होगा? सेकेंड बैग से निकलना। तो जहां जैसे ही आपने ये तीन चीजें आइडेंटिफाई कर ली ना, मतलब आपका क्वेश्चन सही डायरेक्शन में सॉल्व होने चलेगा। तो अब आप क्या करो, पहले क्वेश्चन पढ़ने का ये चीजें मिली आपको, इसको लिख लो। इवेंट ए पहले डिफाइन करो। इवेंट ए क्या होगा? ड्रॉन बॉल इज रेड। ड्रॉन बॉल इज रेड, इवेंट ए हो गया। E1 क्या हो गया? बैग 1 सेलेक्टेड। बैग 1 सेलेक्टेड। रोशनी समझ में आ रहा है ना? E2 क्या होगा? बैग 2 सेलेक्टेड। ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए। चेक करो आप सही चीज फाइंड कर रहे हो या गलत। तो एक बार उसके लिए हम देखते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम बैग 1, इट इज गिवन दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। क्या ये चीजें हैं? बॉल फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। यस, मतलब आप सही चीज फाइंड आउट कर। अब बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए। फॉर्मूला लिखो। ये लिखने के बाद ना अब फॉर्मूला लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? पहले जो न्यूमरेटर में उसको ही लिखना है डिनोमिनेटर में, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए गिवन E1, फिर प्लस करके E1 को E2 से बदल दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, प्लस आगे और नहीं जाएगा क्योंकि यहां पर दो ही इवेंट्स हैं। ठीक है। फॉर्मूला लिखने के बाद जो आखिरी स्टेप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी मतलब आखिरी के दो स्टेप है, ये सेकेंड लास्ट स्टेप है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको क्या करना है? सारी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, पहले ये दोनों निकालो। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, ये दोनों निकालो। अब ये हमको फॉर्मूले से ही पता चलता है क्या क्या निकालना है। तो डिनोमिनेटर में देख लो, जो टर्म्स आपको गिवन है वो सारे टर्म्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। चार चीजें गिवन थी, चारों की निकालनी है। तो अब आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2 और इसमें। चलो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट बैग सेलेक्ट हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब क्या हुआ? सेकंड बैग सेलेक्ट हुआ। अब दो में से कोई एक बैग के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। क्लियर? ये चीज समझ में आई कि एक बैग अगर सेलेक्ट हो रहा है दो में से तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना होगा? 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी कितना होगा? 1/2। सेम होगा। समझ में आई ये चीज? अच्छा, एक और चीज आपको मैं बता रहा हूं क्रॉस चेक करने के लिए, आप गलत तो नहीं कर रहे हो। ये जितने भी है ना E1, E2 या हो सकता है कभी E3 भी आए, इन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आना चाहिए। तो देखो यहाँ 1/2 सम 1 आ रहा है, मतलब करेक्ट है। अगर 3 होते तो उन तीनों का सम क्या आना चाहिए था? 1 आना चाहिए था। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1। ये जो ए गिवन E1 है इसका मतलब क्या हुआ? गिवन E1 मतलब कि E1 हो चुका है। E1 हो चुका है मतलब क्या हुआ है? बैग 1 सेलेक्ट हुआ है। ए मतलब रेड बॉल निकलना। जब बैग 1 सेलेक्ट करेंगे तो रेड बॉल निकलने की क्या चांस होगा? तो बैग 1 में रेड बॉल निकलने का क्या प्रोबेबिलिटी है? इट इज 4/8, दैट इज ऑल्सो 1/2। समझ में आया ना? बैग 1 पहले सेलेक्ट कर लो, फिर उसके बाद देखो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब सिमिलरली मुझे सेकंड वाला बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 कितना होगा?
1/4. कैसे 1/4 बोलता है? 1/3, 2/6, E2 सेकेंड बैक सेलेक्ट हुआ है, रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी, एक मिनट, मैं गलत सर बोल रहा टोटल बॉल से होता है ना? हूँ। 1/4, करेक्ट। 2/8 होगा, 2/8 दैट इज इक्वल टू 1/4। क्लियर? ठीक है, मैं भी वही गलती किया था। ओके, टोटल बॉल्स 8 है, दैट इज 1/4। तो ये चारों चीजें मिल गई। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, सीधा फॉर्मूले में पुट कर देना है। पुट कर दो फॉर्मूले में, 1/2 इंटू ए गिवन E1, मतलब इट इज ऑल्सो 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/4, और सॉल्व कर लो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। 2/3. 2/3, एक बार कंफर्म करो, और किसी का भी सेम आ रहा है क्या? 2/3 सेम आ रहा है, ओके। तो पूरे बेस थ्योरम के क्वेश्चंस को मैं 4 स्टेप में डिवाइड करता हूं। स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होगा? टू आइडेंटिफाई द इवेंट्स। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? टू फाइंड देयर प्रोबेबिलिटीज। स्टेप नंबर 3 क्या होगा? राइट द बेस थ्योरम। नहीं, एक्चुअली बेस थ्योरम लिखना स्टेप नंबर 2 होना चाहिए। बेस थ्योरम लिखो, तब आपको प्रोबेबिलिटी कौन कौन सी निकालनी वो समझ में आएगा। स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाई इवेंट, स्टेप नंबर 2 राइट द बेस थ्योरम, स्टेप नंबर 3 राइट डाउन द प्रोबेबिलिटीज, एंड स्टेप नंबर 4 पुट द वैल्यूज, और फिर उसके बाद कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये 4 स्टेप याद रखना दिमाग में, तो आपको समझ में आ जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। इरेज कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब आप लोग ट्राई करना स्टार्ट कर दो क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, जो जो स्टेप्स मैंने बताए वो स्टेप्स अप्लाई करते हुए। ओके, स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन पढ़ने के साथ आप लोगों के वो समझना चाहिए। Of the students in a college, it is known that 60% reside in hostel and 40% are day scholars, not residing in hostel. Previous year results reports that 30% of the students who reside in hostel attains A grade, and 20% of the day scholars attain A grade in their annual examination. ठीक है? At the end of the year, one student is chosen at random from the college, and and he has an A grade, and he has an A grade. अच्छा, ये लास्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या पता चल रहा है? यहां ए. पर जो, हाँ, इवेंट ए डिफाइन हो रहा है, द सेलेक्टेड स्टूडेंट रिसीव्ड ग्रेड ए। यहां पर आपका इवेंट ए डिफाइन हो गया। समझ में आया ये चीज? अब क्या हो रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज ए हॉस्टलर, कि वो जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ वो हॉस्टलर है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इसका मतलब द सेलेक्टेड स्टूडेंट इज ए हॉस्टलर, ये हो गया हमारा इवेंट E1। समझ में आया? तो हमारा इवेंट E2 क्या होगा? नॉट ए हॉस्टलर, मतलब डे स्कॉलर। तो पहला स्टेप यहां पर हमारा अचीव हो गया। हमने इवेंट ए डिफाइन किया पहले, तो getting A grade, getting A grade, ये हो गया इवेंट ए। इवेंट E1, सेलेक्टेड स्टूडेंट इज हॉस्टलर या हॉस्टलर, जो भी लिख लो। इवेंट E2, सेलेक्टेड स्टूडेंट इज अ डे स्कॉलर। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए। तो फॉर्मूला लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए का क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
into probability of A given E1 divided by probability of E1 into probability of A given E1 plus probability of E2 into probability of A given E2, यही होगा। सेकेंड चीज भी हो गई। अब थर्ड आपको क्या करना है, इसमें सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2 निकालना है। समझ में आई ये चीज? जो चार चीजें निकालनी है वो हमने नोट डाउन कर लिया। ये स्टेप करने के बाद ही आप ना नंबर पे जाना। मतलब ये जो पहले नंबर्स लिखे हुए थे ना, ये 60%, 40%, इसको अगर पहले से समझने की कोशिश करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। जब ये स्टेप परफॉर्म हो जाए तब आप ये वैल्यूज पे जाओ। तो अब हम देखते हैं कि E1 मतलब हॉस्टलर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है अगर हम किसी भी एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं। तो यहां पर लिखा है 60% रिसाइड इन हॉस्टल, मतलब हॉस्टलर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.6। तो डे स्कॉलर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.4। अगर मान लो ये 40% नहीं दिया रहता तब भी क्वेश्चन करेक्ट था और आप इसको अपने आप निकाल सकते हो क्योंकि वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे। समझ में आया? तो 40% क्या होंगे? डे स्कॉलर होंगे। अब इसके बाद क्या बोल रहा है? previous year result reports that 30% of the students who reside in hostel attain grade A। 30% reside हॉस्टल, मतलब हॉस्टल में रहने वाले 30% को ग्रेड ए मिलता है। तो हॉस्टल में रहने वाले मतलब E1 गिवन E1 एंड इवेंट ए क्या है? गेटिंग ग्रेड ए। तो ये वाली चीज की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, वो कितनी? 30%, मतलब की 0.3। and 20% of scholar attain grade A in their 20% of day scholar, 20% of day scholar, मतलब क्या गिवन है ये? 0.2 A गिवन E2, डे स्कॉलर में ए ग्रेड ला। चारों वैल्यू मिल गई, पुट कर दो, आपका आंसर यहां पर आ गया। समझ में आया क्या? सॉल्व करो, फाइनल बताओ क्या रहे। साक्षी, आवाज आ रही? साक्षी, हेलो? यस सर। साक्षी, बहुत लेट कर दिया और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी है तो यस मुश्किल सर। है कि समझ में आएगा कि नहीं आएगा, बट रिकॉर्डिंग में शेयर करूंगा, उसको डेफिनेटली पूरा स्टार्ट से देखना और साथ में बनाते हुए चलना, ठीक हाँ है? सर। फिर हाँ। भी मैं कोशिश करूंगा कि जो स्टेप से एक बार रिवाइज करूं। अभी कनेक्टेड रहो, नेक्स्ट क्वेश्चन से हो सकता है थोड़ा बहुत समझ में आए। थैंक यू सर। नाइन बाय 13। ओके, और किसी का आया क्या? अमर्त्य, ओम, अनुष्का, समझ में आया? यस सर। और अनुष्का, अमर्त्य, तुम दोनों को समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, 9/13 आ रहा है आंसर। बाकी बच्चों का? नाइन बाय 13, ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, चलो यहां पर ध्यान देना, ठीक है? मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप लोग बताते जाना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट, तो एक एमसीक्यू टेस्ट है, a student either knows the answer or guesses, या तो उसको पता है या वो गेस करता है। Let 3/4 be the probability that he knows the answer, मतलब 3/4 इस चीज की प्रोबेबिलिटी कि उसको आंसर पता है। एंड 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस, 1/4 मतलब वो गेस कर रहा है।
assuming that a student who guesses the answer will be correct with probability 1/4. अगर वो guess करता है तो उसके correct होने की probability 1/4 है। अब इसके बाद लास्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, ध्यान से समझना। What is the probability that the student knows the answer? What is the probability that the student knows the answer given that he answered correctly? तो मुझे बस दो चीजें बताओ कि इवेंट ए क्या है और इवेंट E1 क्या है। आखिरी वाली लाइन से मिल जाएगा। सर इवेंट ए है करेक्ट आंसर और इवेंट E1 है नोइंग द आंसर। ओके, तो इसमें बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, तो ये इवेंट E1 होगा स्टूडेंट नोज द आंसर, नोज द आंसर। तो E1 अगर मिल गया तो E2 इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होगा, मतलब स्टूडेंट डज नॉट नोज द आंसर। ठीक है, और इवेंट ए जो गिवन है, क्या गिवन है? आंसर्ड करेक्टली, आंसर्ड करेक्टली। तो सबसे पहला काम है ये इवेंट्स निकाल लेना। फिर इवेंट निकालने के बाद फॉर्मूला लिखना बेस थ्योरम का। फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A given E1 divided by probability of E1 into probability of A given E1 plus probability of E2 into probability of A given E2। ये हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप होगा सभी की वैल्यूज निकालना। तो इन चारों की वैल्यूज निकालनी है हमको, इसको लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2। ठीक है, तो चलो बताओ, आंसर करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E1 मतलब स्टूडेंट नोज द आंसर। चलो इसमें से एक बार क्वेश्चन में से पढ़ना पड़ेगा ना। स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस, या तो वो जानता है या गेस करता है। लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, मतलब उसके आंसर जानने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस द आंसर, उसके गेस करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। मतलब ये दो चीजें तो मिल गई। उसके बाद बोलता है अज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस, मतलब वो गेस कर रहा है, एट आंसर विल बी करेक्ट विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4। मतलब करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है जब वो गेस कर रहा है। वो गेस कब कर रहा है? अच्छा एक सेकंड ना, ये E2 होगा, मैंने E1 लिख दिया ना। E2 मतलब वो नहीं जानता तभी तो वो गेस करेगा। तो वो गेस कर रहा है मतलब वो नहीं जानता है और गेस कर रहा है और उसका आंसर करेक्ट है। मतलब E2 गिवन है और A के होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। समझ में आया? तो इसका मतलब ये जो 1/4 है ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2 है। E2 मतलब गेस करना, A मतलब आंसर करेक्ट होना, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। अब और कुछ तो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो अब ये वाली एक चीज बच गई, ये क्या होगी? क्या होगी? यस, ये 1 होगा। अब ये 1 कैसे होगा? ये 1 कैसे होगा, इसके लिए आपको क्वेश्चन को समझो। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1, E1 मतलब उसको आंसर पता है, A मतलब करेक्ट होना। अगर उसको आंसर पता है और आंसर करेक्ट होगा, ये श्योर इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। समझ में? श्योर इवेंट हमने पढ़ा है ना, सर्टेन इवेंट। तो
इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। यहीं पर एक ट्विस्ट आता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये सारी चीजें मिल गई तो इसको पुट कर दो यहां पर एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, अच्छा, जो बच्चे ऑनलाइन है उनको समझ में आया ना ये क्या है प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन? यस सर। ओके यस सर। ओके, एक्चुअली अभी जो मैं बता रहा हूँ ना ये तो थोड़े से फिर भी ट्रिकी है, आगे आने वाले क्वेश्चन तो ऐसे आसान है कि आप लोग एकदम आराम से बना लोगे। और मतलब इतना स्ट्रांग कर दो कि अपने क्लासमेट्स को भी बता सको बड़े आसानी से इसको बनाना। इरेज कर दो ना इसको, 5/13 आ रहा है ना आंसर, 12/13। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद इवेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे। A laboratory blood test is 99% effective in detecting certain disease when it is in fact present। मतलब अगर डिजीज है तो उसको डिटेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 99% है। मतलब वो कोविड का टेस्ट करते हैं ना, कई बार कोविड होता है लेकिन वो पॉजिटिव होता है लेकिन नेगेटिव दिखा देता है, तो उसकी भी टेस्ट की एक लिमिट है कि अगर 100 लोगों का टेस्ट करेंगे और 100 के 100 अगर पॉजिटिव है तो 99 को तो वो डिटेक्ट करेगा, एक को वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, फॉल्स रिपोर्ट दे देगा, ठीक है। However, the test also yields a false positive result of 0.5% of healthy person tested। हेल्दी पर्सन टेस्टेड, मतलब ये वाली लाइन, एक्चुअली जो ये वाली लाइन है ना, ये क्या बोल रही है पता है कि मतलब अगर किसी पर्सन को डिजीज नहीं है और टेस्टिंग में उसको डिजीज है ये बता दिया, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। मतलब जैसे आपको कोविड नहीं है लेकिन अगर आपने टेस्ट किया और आपको कोविड बता दिया तो फॉल्स रिपोर्ट हो गई। समझ में आई ये चीज? उसको इसने एक्सप्लेन किया यहां पर इस वाली लाइन में, दैट मींस इफ ए पर्सन इज टेस्टेड देन द प्रोबेबिलिटी is 0.005, the test will imply that he has the disease if a healthy person is tested। if a healthy person is tested then with the probability 0.005 the test will imply that he has a disease। मतलब रॉन्ग डिटेक्ट करना ऐसा है। आगे लिखा है if 0.1% population actually has the disease, मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन में 0.1% लोगों को वो डिजीज है, what is the probability that a person has disease given that his test result is positive। तो ये लास्ट वाली लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। a person, what is the probability that a person has the disease, मतलब ये क्या है, ये जिसको अभी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये क्या है, इवेंट, ये है इवेंट E1 जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। और गिवन दैट के बाद जो लिखा है टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, ये हो गया हमारा इवेंट ए। अब इवेंट्स डिफाइन कर लेते हैं। E1 या पहले ए लिख देते हैं, ए टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। फिर E1 डिफाइन करते हैं, पर्सन हैज डिजीज। E2 क्या होगा बताओ? पर्सन डोंट हैव डिजीज। टेस्टिंग का कुछ है ही नहीं E1 E2 में। समझ में आ रहा है? E1 E2 सिर्फ डिजीज है या नहीं है, इसीलिए एकदम ध्यान से पढ़ो। E1 क्या, पर्सन हैज डिजीज, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी वो E1 है। जो गिवन है वो टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है, ये गिवन है, ठीक है। यहां तक हो गया। अब फॉर्मूला लिख दो बेस थ्योरम का, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
given A is equal to probability of E1 into probability of A given E1 divided by probability of E1 into probability of A given E1 plus probability of E2 into probability of A given E2, बस दो ही है, तो यहीं पर स्टॉप। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A given E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A given E2। तो चलो यहीं पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पर जाती है यूजुअली थर्ड स्टेप में। तो चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब उसको डिजीज होना, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? अगर कोई भी रैंडम एक पर्सन को सेलेक्ट किया तो उसको डिजीज होना कितनी है उसकी प्रोबेबिलिटी? यस करेक्ट। कहां पर पता चला? ये यहां पर देखो, ये वाली लाइन 0.1%। एक सेकंड ना, मैं इसको इरेज कर देता हूं। हाँ, यहां पर देखो, यहां पर पता चला 0.1% ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली हैज डिजीज। मतलब अगर किसी भी रैंडम पर्सन को चूज करेंगे तो उसके डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.1%। 0.1% मतलब 0.1% मतलब 0.001, यही हो जाएगा। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आप डायरेक्टली निकाल लोगे। इट विल बी 1 माइनस 0.001, दैट इज इक्वल टू 0.999। समझ में आ गया ये चीज? ये दो चीजें तो मिल गई। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1। E1 मतलब डिजीज है, A मतलब पॉजिटिव निकलना, मतलब आपको कोविड है और पॉजिटिव भी आ गया रिपोर्ट में। तो ये वाली चीज कहां पर गिवन है? लेबोरेटरी टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट, मतलब है और डिटेक्ट होना 99%। तो इसका मतलब ये A गिवन E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.99। समझ में आया? अब उसके बाद आते हैं लास्ट पार्ट में, A गिवन E2। E2 मतलब डिजीज नहीं है, A मतलब पॉजिटिव बता दिया टेस्ट, तो वो ये यहां पर गिवन है फॉल्स पॉजिटिव वाला 0.5%। 0.5% मतलब कि 0.005। चारों वैल्यूज मिल गई, इन चारों वैल्यूज को पुट करो फॉर्मूले में एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है। अच्छा, एक चीज ये भी याद रखना भाई, ज्यादातर बच्चे ना ये सब तो बहुत अच्छे से स्मार्टली कर लेंगे, फिर पता चला पुट करने के बाद कैलकुलेशन एरर कर दिए, क्योंकि 0.001 1/1000 उसमें भी गलतियां हो जाती कई बच्चों से, तो उसको अच्छे से ध्यान रखना। बेटर होगा फ्रैक्शन में करके करोगे ना कैलकुलेशन, तो गलती कम होगी। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ओम, अमर्त्य, साक्षी, यस सर। यस सर। ओके, साक्षी कुछ समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, वो इनिशियल देख लेना, जो क्लास छूटी उसको पूरा क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेशन मैं छोड़ दे रहा हूं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं। एक्चुअली मैं चाह रहा हूं कि आज हम इसको जितना हो सके कंप्लीट कर दें, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे दूं बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहां पर ध्यान देना सभी। क्वेश्चन नंबर 6, 3 coins, 1 is 2-headed। अच्छा, ये क्वेश्चन भी ट्रिकी है, समझना ध्यान से। इधर सामने ध्यान दे हर्षद, ठीक है।
3 coins, one is two-headed coin. टू-हेडेड कॉइन मतलब कि उसमें दोनों तरफ हेड है, हैविंग हेड ऑन बोथ साइड, ठीक है. अनदर इज ए बायस्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड 75% ऑफ द टाइम. मतलब जो दूसरा कॉइन है वो भी ठीक नहीं है, उसमें भी एक बाइसिंग है. 75% टाइम जो है वो हेड शो करता है, 25% टाइम वो टेल्स शो करता है. एंड द थर्ड इज एन अनबायस्ड कॉइन. जो थर्ड कॉइन है वो नॉर्मल कॉइन है, मतलब हेड और टेल दोनों के चांसेस 50-50% है, ठीक है. वन ऑफ द थ्री कॉइन इज चूजन एट रैंडम. तीनों में से किसी एक कॉइन को रैंडमली सेलेक्ट किया एंड टॉस्ड और टॉस किया. इट शोज हेड, और उसने क्या शो किया, हेड शो किया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए टू हेडेड कॉइन? तो अब आप लोग मुझे बताओ E1, नहीं पहले ए बताओ, ए बताओ क्या है. इट शोज हेड. इट शोज हेड मतलब ये गिवन है, ठीक है. तो आउटकम इज हेड. आउटकम इज हेड या शोज हेड, जो भी लिखना लिख दो उसको, ठीक है, जैसे लिखना अपने वर्ड्स में. अब उसके बाद इवेंट E1 बताओ क्या होगा. इवेंट E1 की सेलेक्टेड कॉइन इज टू हेडेड कॉइन. टू हेडेड कॉइन. अब उसके बाद बताओ क्या करेंगे. E2 और E3, यहां पर दो इवेंट्स और आएंगे. अभी तक हमारे पास E1 E2 था, लेकिन इस बार E1 E2 के साथ E3 भी आएगा, क्योंकि हमारे पास ओवरऑल 3 कॉइन्स हैं. तो E2 में क्या आएगा. E2 में आएगा बायस्ड कॉइन, बायस्ड कॉइन. और E3 में क्या आएगा, अनबायस्ड कॉइन, अनबायस्ड कॉइन. ये हो गया. फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A, that is equal to probability of E1 into probability of A given E1 divided by denominator में क्या आएगा, probability of E1 into probability of A given E1 plus probability of E2 into probability of A given E2 plus probability of E3 into probability of A given E3. समझ में आए. यहां पर 3 पार्ट्स होंगे डिनोमिनेटर में. अब उसके बाद सभी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3. पहले ये तीनों चीजें देख लेते हैं. फिर उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E3. एक एक करके मुझे बताना. अपने अपने आंसर्स रेडी रखो. सबसे पहली चीज यहां पर पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब कि टू हेडेड कॉइन सेलेक्ट होना. E1 मतलब कि टू हेडेड कॉइन सेलेक्ट होना. E2 मतलब कि अनबायस्ड कॉइन सेलेक्ट होना. E3 सॉरी, समझ रहे हो ना, सेलेक्टिंग, ये सेलेक्टिंग वर्ड मैंने यहां पर मिस कर दिया. selecting a two-headed coin, selecting a biased coin, selecting a unbiased coin. तो बताओ probability of E1 क्या आएगा. यस, मैं इसको एक सिंपल तरीके से पूछता हूं. हमारे पास 3 तरह के कॉइन हैं, टू हेडेड, बायस्ड, अनबायस्ड. हम एक को सेलेक्ट कर रहे हैं, टू हेडेड को. तो टू हेडेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, दैट इज 1/3. सो 3 में से एक का सिलेक्शन हो रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3. फिर इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/3 और इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3. एग्जॉस्टिव इवेंट से तीनों का सम 1 आ रहा है. यस, करेक्ट. अब आते हैं इसके इस पार्ट पे, ए गिवन E1 पे. ए गिवन E1 मतलब आपने की टू हेडेड कॉइन को सेलेक्ट किया.
और आपका आउटकम हेड आने का क्या चांस होगा। अगर 2 हेडेड क्वाइन है तो हेड आने का क्या चांस होगा बताओ। इट इज 1 श्योर इवेंट है, क्योंकि 2 हेडेड है तो हेड ही आएगा। आप टॉस करोगे तो टेल तो आ ही नहीं सकता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी। समझ में आया क्या ऑनलाइन में सभी को ये चीज? कुछ डाउट तो पूछो, जो ऑनलाइन में बच्चे कनेक्टेड है अभी। यस और नो एक्नॉलेज करो एक बार। यस सर। ओके, और बाकी लोगों को क्लियर है? हमारे तो डिस्कनेक्ट हो गया था। यस अनुष्का सर। समझ? ओके, सेकेंड में क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। E2 मतलब कि आपने एक बायस्ड कॉइन को सेलेक्ट किया, और ए मतलब कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहां पर लिखा हुआ है कि बायस्ड कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 75% है, मतलब 75% होगी। इसका मतलब 75/100, या फिर आप उसको क्या लिख सकते हो, 3/4 ये हो जाएगी। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3, ये आंसर करो क्या होगा, 1/2, क्योंकि वो अनबायस्ड क्वाइन है तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। समझ में आ गया? सारी वैल्यूज मिल गई, उसको फॉर्मूले में पुट करो एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अमर्त्य समझ में आया कि नहीं बता तो एक बार, अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं यस सर। ओके, इरेज कर दो फिर पूरा। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोगों का होमवर्क रहेगा, आप लोग वो करते रहना, और अगर स्पीड से बना लेते हो तो इमीडिएटली कैलकुलेशन कर लो। मेन चीज है क्वेश्चन समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलो यहां पर देखो क्या लिखा है, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स, 6000 ट्रक ड्राइवर। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी 3 टाइप के ड्राइवर्स का इंश्योरेंस करती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स आर 0.01, 0.03, 0.15 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब स्कूटर वाले के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.01 है, कार वाले के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.03 है, और जो तीसरा है मतलब कि ट्रक वाले के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.15 है। ओके, आगे लिखा है वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट। एक पर्सन जिसका इंश्योरेंस हुआ था उसका एक्सीडेंट हो गया। What is the probability that he is a scooter driver? उसके स्कूटर ड्राइवर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो सबसे पहले आप डिफाइन करोगे यहां पर ए, इवेंट ए, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होना, ये हैपनिंग ऑफ एक्सीडेंट, ये हो जाएगा आपका इवेंट ए। हाँ, ये इंश्योर्ड पर्सन मीट विथ एक्सीडेंट, आप पूरा स्टेटमेंट लिख लो या जो चीज मैंने बताई शॉर्ट में वो दे। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, ये इवेंट ए है। अब किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, स्कूटर ड्राइवर की। तो इवेंट E1 क्या होगा, स्कूटर ड्राइवर है वो, तो इसके एग्जॉस्टिव इवेंट्स E2 और E3 क्या होंगे, कार ड्राइवर एंड ट्रक ड्राइवर। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, सीधा हमको पता है फॉर्मूले में क्या क्या चीजें होती है वो लिख रहा हूं। पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ये होता है। फिर उसके बाद क्या क्या निकालना पड़ता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2, और फिर क्या निकालना पड़ता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E3, ये चीजें निकालनी पड़ती है। ठीक है, अब आते हैं E1 पे। तो E1 क्या चीज है, E1 मतलब कि स्कूटर ड्राइवर का सेलेक्ट होना। तो स्कूटर ड्राइवर के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/100। ये कैसे निकलेगा, स्कूटर ड्राइवर कितने हैं, 2000,
डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, तो 2000 प्लस 4000 प्लस 6000, मतलब 2000 स्कूटर वाले हैं और टोटल कितने ड्राइवर्स हैं, 12000। समझ में आई ये चीज? वैसे ही कार ड्राइवर के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4000 अपॉन 2000 प्लस 4000 प्लस 6000। समझ में आया? ट्रक ड्राइवर की भी हो जाएगी 6000 अपॉन 2000 प्लस 4000 प्लस 6000। ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 E3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, ए गिवन E1 मतलब कि स्कूटर ड्राइवर को आपने सेलेक्ट किया, A1 मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया, तो स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्टली 0.01, और वैसे ही बाकी दोनों की भी गिवन है 0.03 एंड 0.15। आपको ये सारी वैल्यूज मिल गई, इनको पुट करो एंड यू विल गेट द आंसर फॉर्मूले में बेस थ्योरम के। ठीक है, इरेज कर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अभी हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है? मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ूंगा, आप लोग क्वेश्चन पढ़ो खुद से और इवेंट्स आइडेंटिफाई करो और उसकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज भी। तो चलो बताओ मुझे सबसे पहले इवेंट ए क्या होगा। इवेंट ए क्या होगा, सब अपना आंसर दो। ओके, इवेंट ए होगा सेलेक्टेड आइटम इज डिफेक्टेड। ऑनलाइन वाले बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं? सेलेक्टेड आइटम इज डिफेक्टेड। यस सर। ओके, इवेंट E1 क्या होगा? मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मशीन बी, मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मशीन बी। E2 क्या होगा? करेक्ट, मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मशीन ए। ये हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये क्या है? 0.4। करेक्ट, 0.4, क्योंकि E1 आपने क्या लिया? मशीन बी से मैन्युफैक्चर होना। मशीन बी से मैन्युफैक्चर 40% प्रोडक्ट्स मशीन बी से मैन्युफैक्चर होते हैं, तो 0.4।
E2, E2 मतलब मशीन ए से मैन्युफैक्चर होना, दैट इज 0.6। समझ में आ गया? ए गिवन E1, ए गिवन E1, गिवन E1 मतलब कि E1 मतलब मशीन बी से मैन्युफैक्चर हुआ, ए मतलब डिफेक्टिव है। तो मशीन बी से निकलने वाले कितने परसेंट डिफेक्टिव होते हैं? 1%। तो दिस इज 1%, तो ये हो जाएगा 0.01%। एंड सिमिलरली ए गिवन E2 कितना हो जाएगा? 0.02, दैट इज 2%। दैट्स इट। अगर आप लोग यहां तक सही बना ले रहे हो, मतलब आप लोगों को समझ में आ गया कि बेस थ्योरम के क्वेश्चंस को कैसे बनाने। अब इसके बाद बाकी क्वेश्चंस भी सिमिलर टाइप के ही हैं, आप इजीली बना सकते हो। अनुष्का समझ में आ रहा है ना? अनुष्का, आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12। मैं एक काम करता हूँ, ये चारों क्वेश्चंस आप लोगों को बनाने के लिए दे देता हूँ। ठीक है, ये चारों क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो। गुलप्रीत, ये पीडीएफ है ना? हाँ, तो इसको सॉल्व करो पूरा। नेक्स्ट क्लास में मैं ना एक बार डिस्कस करूंगा, कुछ डाउट्स होंगे तो, और उसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज रैंडम वेरिएबल की। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। बेस थ्योरम अच्छे से करना, और अगर कुछ एडिशनल क्वेश्चंस आपको दूसरे में मिल जाए वर्कशीट में तो उसको भी